हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने आईसीटी वाली पिछली क्लास में बता दिया था कि हम लोगों को कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो ये जो कंप्यूटर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ये मैं आपको इस समय जो है यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इसका उपयोग आप लोगों को और भी परीक्षाओं में और भी जो क्लास के सिलेबस हैं उनकी उसमें भी आपको काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं कि कंप्यूटर के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, आइए चलिए देखा जाए। हाँ चलिए देखिए, जैसा कि देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम का आपको इमेज दिख रहा है ना। देखिए कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअली जो हम लोग इस समय देखते हैं दो प्रकार के देखते हैं जनरली। देखिए कौन कौन से होते हैं। एक होता है डेस्कटॉप, ठीक है, जिसको हम लोग इस समय देख रहे हैं, ठीक है, और एक होता है लैपटॉप, ठीक। और भी आप देखते होंगे पाम टॉप, है ना। लेकिन ज्यादातर जो उपयोग में लाया जाता है, जिसका आपको जनरली उपयोग देखने को मिलता है, वो कौन सा कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप या तो लैपटॉप, ठीक है। उनका फंक्शन लगभग एक ही होता है, बस क्या किया जाता है कि इन सब की जो ये मशीनरी है उसको शॉर्ट कर दिया जाता है, छोटा कर दिया है, लेकिन फंक्शन सारे यही होते हैं। तो देखिए हम लोग को देखना है डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, ठीक है। देखिए ये डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसके देखिए कई पार्ट्स होते हैं, कई चीजों को मिला के बनता है। जैसे सबसे पहले देखिए क्या है, इसको कहा जाता है टावर यूनिट या सीपीयू, ठीक। ये देखिए इस तरह की मशीन लगी हुई है, इसमें देखिए पावर बटन लगा हुआ है, इसके बाद बहुत सारे ये खांचे बनाए गए हैं, इसमें किसी में फ्लॉपी लगाने के लिए जगह रहती है, किसी में सीडी लगाने के लिए रहती है। देखिए बगल में पेन ड्राइव लगाने के लिए जगह दी गई है। तो ये सारी इसके अंदर कंप्यूटर की सारी मशीनरी होती है, ठीक है। ये देखिए जो आपको दिख रही है, इसको कहा जाता है मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब कि कंप्यूटर में जो कुछ भी काम होता है इसमें उसको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर देखिए आपको कीबोर्ड दिख रहा है, ठीक है, यानी कीबोर्ड के द्वारा हम कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देते हैं यानी निर्देश देते हैं, और ये निर्देश कहां जाता है, इस सीपीयू में जाता है। फिर यहां से जो चीजें काम की जाती हैं, है ना, उसमें प्रोसेस किया जाता है और फिर उस चीज को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। फिर देखिए ये है माउस, इसका उपयोग देखिए क्या होता है, इसका उपयोग भी हम कंप्यूटर में इनपुट के लिए करते हैं, यानी कोई चीज हमें कंप्यूटर से काम करवानी है तो दो चीजों से करवा सकते हैं, एक कीबोर्ड के द्वारा और एक माउस के द्वारा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ बगल में आपको दिख रहा है स्पीकर दिख रहा है। स्पीकर देखिए क्या करता है कि कंप्यूटर से अगर हम कोई साउंड सुनना चाहते हैं, कोई आवाज सुनना चाहते हैं, या कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं तो उसकी वॉइस सुनना चाहते हैं, तो ये क्या करता है, स्पीकर उस वॉइस को हमें सुनाता है। तो इसमें देखिए ये सारी जो मेनली जनरली यही पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। तो इसमें कुछ देखिए इनपुट है, जैसे कीबोर्ड और माउस को कहा जाता है इनपुट यूनिट। इसको जो बड़ा सा बॉक्स जैसे दिख रहा है जिसको सीपीयू बोलते हैं, इसको कहा जाता है प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जो मॉनिटर आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है और ये स्पीकर दिख रहा है, इसको कहा जाता है आउटपुट यूनिट, ठीक है। यानी इनके द्वारा हमें जो चीज हम चाहते हैं वो दिखा दी जाती है, प्रदर्शित करती है। तो ये जनरली देखिए यही सिस्टम होता है। फिर देखिए और इसका देखिए, अब देखिए इसका जो वर्तमान रूप देखिए, अब ये देखिए इसके वर्तमान रूप में परिवर्तन आ गया। यहाँ देखिए आपको ये जो था, ये डेस्कटॉप जो था ये सीआरटी था, नहीं, इसको कहा जाता है कैथोड रे ट्यूब। ये जैसे टीवी क्या कर, जैसे आप लोग के घर में टीवी होती होगी तो उसी प्रकार का ये पहले यूज होता था, अभी भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। लेकिन अब देखिए ये क्या है, इसके रूप में परिवर्तन हो गया। देखिए इसका जो सीपीयू था इसके डिजाइन में, इसके आकार में बदलाव हो गया, और ये जो मॉनिटर था इसके भी आकार में देखिए क्या हो गया, बदलाव हो गया। पहले देखिए क्या होता था, ये कीबोर्ड और माउस जो होते थे वायर वाले आते थे, वायर लगे होते थे जिसको सीपीयू में कनेक्ट किया गया रहता था। अब देखिए क्या हो गया है कि ये वायरलेस आ रहे हैं, यानी ये वायरलेस आ रहे हैं,
वायर वाले भी आते हैं, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं वायरलेस यूज करते हैं, यानी कीबोर्ड और माउस बगल में रखा रहता है, ये अपने आप वाईफाई के द्वारा या ब्लूटूथ के द्वारा इससे सीपीयू से कनेक्ट हो जाता है। और फिर ये देखिए मॉनिटर का आकार देखिए बहुत पतला हो गया है, ठीक है, और बहुत डिफरेंट टाइप के डिजाइन के आते हैं, बड़े बड़े आते हैं, कुछ ऐसे मतलब एकदम फ्लैट आते हैं, है ना, कुछ कर्व आते हैं, तो बहुत सारे प्रकार के ये मॉनिटर भी आते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के अर्थ को देख लिया जाए, और कंप्यूटर के जो जनक माने जाते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, ये सारी चीजें देख ले। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, सारी चीजें देखिए। जैसे देखिए आप लोग इसमें देख रहे हैं, यहाँ एक व्यक्ति की तस्वीर दिखाई जा रही है, इन्हीं को वर्तमान कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ द करेंट कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। देखिए इनका नाम क्या है, चार्ल्स बेबेज। जैसे आप लोग इनके बारे में जानते होंगे, किताबों में पढ़ते होंगे कि कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। ऐसा नहीं है कि इनके समय में ही पूर्ण रूप से कंप्यूटर की शुरुआत, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल हम लोग को देखने को मिलता है, उस कंप्यूटर के जनक ये हैं। लेकिन कंप्यूटर की जो एक हिस्ट्री है बहुत पुरानी है, अभी मैं आप लोग को उसको बताऊंगा। तो अभी जनरली देखिए हम लोग आके देखते हैं इसको कि कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, ठीक। देखिए कंप्यूटर का अर्थ यानी कंप्यूटर किसे कहते हैं। देखिए कंप्यूटर शब्द जो है अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, ठीक है। इसीलिए इसे देखिए हिंदी में गणक या संगणक भी कहा जाता है। देखिए इसे हम लोग संगणक या गणक भी कहते हैं, ठीक है। आप देखिए कंप्यूटर की देखिए कार्य प्रणाली क्या होती है, कंप्यूटर करता क्या काम है। देखिए कंप्यूटर को हम लोग क्या करते हैं, एक इनपुट डिवाइस के माध्यम से कुछ निर्देश देते हैं, और वह निर्देश हमारा कहां जाता है, सीपीयू में जाता है। जैसे देखिए अभी आप लोग को मैंने इमेज में बताया था कि वो चीज कहां जाती है, सीपीयू में जाती है, और फिर सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो क्या करता है, कंप्यूटर में जो स्टोरेज डिवाइस होती है उसमें उसको स्टोर कर देता है, सेव कर देता है, और फिर बाद में उस स्टोरेज डिवाइस से वो चीज हमको परिणाम के रूप में मॉनिटर पर दिखाई पड़ती है, ठीक है। देखिए इस चीज को देखिए चित्र के रूप में प्रदर्शित किया गया। जैसे देखिए हमको कोई जरूरत है, कोई काम करना है, वो क्या करेंगे, हम इनपुट देंगे किसके माध्यम से, कीबोर्ड और माउस के माध्यम से, ठीक है। ये देखिए यहां पर है इनपुट, तो इसमें हम लोग इनपुट देंगे, और ये इनपुट क्या होगा, प्रोसेस होगा कहां पर, सीपीयू में, ठीक है। सीपीयू के द्वारा प्रोसेस करने के बाद ये देखिए कहां जाएगा, ये जो मेमोरी होती है उसमें सेव होगा, ठीक है। अब मेमोरी में सेव होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पर मॉनिटर के माध्यम से प्रदर्शित। ये इसकी पूरी इनपुट प्रोसेस आउट, ठीक, ये इसकी कार्य प्रणाली है। देखिए आप देखिए कंप्यूटर का पूर्ण रूप देख लेते हैं। जैसे आप लोग इसकी जानते हैं कि COMPUTER यानी इसकी स्पेलिंग कंप्यूटर की ये होती है। तो इसमें एक एक लेटर्स का कुछ मतलब होता है, जिनको कंबाइन करके इसको शॉर्ट में कंप्यूटर कहा जाता है। देखिए C का मतलब होता है कॉमन, कॉमन का मतलब आमतौर पर। O का मतलब होता है ऑपरेटिंग, ठीक है। M से मशीन, P से पर्पजली, U से यूज्ड फॉर, T से देखिए टेक्नोलॉजिकल, E से एजुकेशनल, और R से रिसर्च। हिंदी में देखिए क्या, आमतौर पर, कॉमन का मतलब आमतौर पर, ऑपरेटिंग का मतलब संचालित, मशीन से मशीन, पर्पजली मतलब विशेष रूप से, यूज्ड फॉर प्रयुक्त, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी, और एजुकेशनल का मतलब शैक्षणिक, रिसर्च का मतलब अनुसंधान। यानी अगर इसको सम्मिलित रूप से देखेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा कि आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एक ऐसी मशीन जिसका उपयोग तकनीकी, शैक्षिक एवं अनुसंधान के कार्य के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका संपूर्ण रूप से अर्थ होगा, ठीक है। आइए इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। देखिए इसकी परिभाषा देख लिया जाए।
देखिए कंप्यूटर की परिभाषा क्या है कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विभिन्न प्रकार की गणितीय व तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयुक्त होता है। यह उपयोगकर्ता से इनपुट लेकर उसी के अनुसार प्रोसेस गणना करके आउटपुट प्रदान करता है। यानी कंप्यूटर कोई भी काम करता है तो बिना इनपुट का नहीं करता है। इनपुट किसके द्वारा दी जाती है? जो प्रयोगकर्ता होता है, उसको काम जो जरूरत होती, जैसी जरूरत होती है वो कंप्यूटर को इनपुट देता है। यानी इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर को एक तरह से आदेश देना, ठीक है। और फिर जैसा आप आदेश देंगे कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा, प्रक्रिया करेगा और आपके जो आदेश है, जो ऑर्डर है उसको तैयार करेगा और तैयार करने के बाद फिर आपको आउटपुट के माध्यम से उस चीज को दे देगा जो आपको सामने दिख जाती है, ठीक है। देखिए जैसे देखिए इनपुट हम लोगों ने कंप्यूटर को कुछ दिया, ठीक है। जैसे देखिए क्या कहा हम लोगों ने कि 501 प्लस 200 माइनस 111, ठीक है। अब देखिए 10 ग्रेटर देन 5, 10 लेस देन 5। अब देखिए कंप्यूटर इस इनपुट के लिए कार्य करेगा, यानी आपके इस इनपुट को क्या करेगा? वो स्वीकार करेगा, ठीक है। फिर इस निर्देश को सूचना में बदलेगा, फिर इस सूचना को भविष्य में उपयोग होते स्टोर कर लेगा अपने पास, उसके जहां मेमोरी होगी वहां स्टोर कर लेगा और फिर उसको प्रोसेस कर आपको आउटपुट के रूप में प्रदर्शित कर देगा। तो देखिए इसका जो हमने 3 इनपुट दिया कंप्यूटर को, तो देखिए उसने आउटपुट क्या दिया? पहले का दिया 599, दूसरे का दिया देखिए 10 ग्रेटर देन 5, 10 5 से बड़ा है, देखिए ट्रू। इसमें दिया है 10 लेस देन 5, यानी ये फॉल्स, यानी हमारा ये परिणाम उसने दे दिया। हमने यहां इनपुट दिया और कंप्यूटर ने हमको उसका परिणाम दे दिया, ठीक। अब देखिए जो अभी मैंने बोला कि इनपुट आउटपुट प्रोसेस, तो देखिए कंप्यूटर में जो इनपुट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे कंप्यूटर को आदेश या निर्देश दिया जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट देखिए क्या है? मुख्यतः माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन। इनको मैं देखिए आप लोग को डिटेल में आगे की कक्षाओं में पढ़ाऊंगा, तस्वीर के साथ, इमेज के साथ। जैसे मैंने बताया माउस, कीबोर्ड तो आपको दिखा ही दिया, उसके बाद मैं स्कैनर भी दिखाऊंगा। जैसे आप देखिए किसी शॉप पे जाते होंगे, किसी मॉल वगैरह में जाते होंगे, तो वहां जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर एक बारकोड लगा होता है। तो जब आप बिलिंग कराने के लिए जाते हैं तो वो लोग स्कैनर से उस चीज को स्कैन करते हैं, जिससे उसकी प्राइस उस कंप्यूटर में आ जाती है और आपकी बिलिंग हो जाती है। वो होता है स्कैनर। फिर कैमरा आप लोग जानते ही हैं कि कैमरे के द्वारा तस्वीर ली जाती है, वेब कैम लगा होता है कंप्यूटर के ऊपर में, तो वो भी क्या है? एक प्रकार का इनपुट है। फिर देखिए जॉयस्टिक होती है, बहुत से बड़े बड़े गेम स्टेशन होते हैं जहां पर लोग गेम खेलते हैं, तो वो जॉयस्टिक होती है। अब माइक्रोफोन देखिए जैसे मैंने अभी यहाँ पे लगा के रखा है, तो ये भी क्या है कि एक प्रकार का माइक्रोफोन के रूप में कार्य करता है। यानी मैं जो सारी चीजें बोल रहा हूं वो कंप्यूटर में क्या हो रही है? रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो ये चीजें क्या होती है? इनपुट। अब देखिए प्रोसेस में देखिए क्या क्या आता है। सबसे बड़ा देखिए मैंने अभी आपको एक बक्से जैसी मशीन दिखाई थी, उसी को सीपीयू कहा जाता है। तो ये होता है प्रोसेस यूनिट। इसमें देखिए 3 पार्ट्स होते हैं, इनको देखिए सीयू, एएलयू और रजिस्टर्स कहा जाता है। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो वो सारी कार्य को करते हैं, ठीक है। फिर देखिए ये सारी क्रिया होने के बाद देखिए कहां जाता है? स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब कि वो चीज वहां पे इकट्ठा कर दी जाती है, रख दी जाती है। स्टोरेज देखिए कई प्रकार के होते हैं, जैसे देखिए रोम, रैम, सीडी, हार्ड डिस्क। आप लोगों ने सुना होगा कि रैम, रोम, सीडी, हार्ड डिस्क। सीडी का देखिए इस समय प्रचलन बंद हो गया, लेकिन किसी किसी काम में किया जाता है। आजकल किसका ज्यादातर प्रचलन है? रैम और रोम का। हम हमारे मोबाइल में भी यही चीजें मिलती हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क देखिए कहां मिलती है? लैपटॉप में, जो कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो वहां हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वहां भी इसका नाम रैम रोम ही होता है, लेकिन ये उसकी साइज बहुत बड़ी होती है, इसकी स्टोरेज बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए इसको हार्ड डिस्क, और ये बहुत वजन होता है, बहुत ठोस होता है, ठीक। इसकी साइज बड़ी होती है। आउटपुट देखिए मॉनिटर मैंने आपको दिखाया, उसके बाद देखिए प्रिंटर, लाउड स्पीकर और प्रोजेक्टर। जैसे देखिए ये एक बहुत बड़ा स्क्रीन वाला कंप्यूटर है, तो ये क्या है? ये एक प्रकार का आउटपुट है। फिर देखिए
प्रिंटर देखिए, जिससे हम लोग कोई कागज, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फॉर्म भरते हैं तो उसको प्रिंट निकलवाते हैं, वो भी आउटपुट है। लाउड स्पीकर, जैसे अभी मैंने आप लोग को दिखाया कि जो चीज कंप्यूटर में चलाई जाती है, प्ले की जाती है, गाना बजाया जाता है, कोई वीडियो प्ले की जाती है, तो उसमें से जो वॉइस आती है वो क्या है, आउटपुट है। प्रोजेक्टर देखिए, मैंने अभी दिखाई दिया कि इससे बड़े बड़े भी होते हैं, बहुत कमरे के आकार के होते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, आउटपुट। ठीक, अब देखिए कंप्यूटर में सुनने को मिलता है कि डाटा का मतलब क्या होता है हिंदी में, आंकड़ा। ये होता क्या है, देखिए, बिना किसी सार्थक निष्कर्ष के कच्चे तथ्यों, रॉ फैक्ट और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन। इसका मतलब कि जैसे हम कोई बात या कोई सूचना कंप्यूटर को देते हैं या कोई गणना करने के लिए देते हैं कि 100 - 48 बराबर कितना, तो यह कंप्यूटर के लिए क्या हो गया, एक कच्चा तथ्य हो गया, रॉ डाटा हो गया। जब वो उसको कार्य करके, उसको प्रोसेस करके हमारे पास पहुंचा देता है कि 100 - 48 बराबर 52, तो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए सूचना हो जाएगी। ठीक है, वो हो जाएगी इंफॉर्मेशन। देखिए कंप्यूटर ने हमारे द्वारा दी गई इनपुट को प्रोसेस करके हमको सही चीज बता दी, वो कही जाएगी इंफॉर्मेशन। देखिए, उपयोगिता के आधार पर डेटा का विश्लेषण और संकलन से प्राप्त तथ्य। ठीक है, इसका मतलब कि हम लोग जो चीज कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं वो उसको करके हमारे पास वापस जब हमें दे देता है तो क्या कहलाती है, सूचना। ठीक है, और ये देखिए अव्यवस्थित तथ्य जबकि सूचना व्यवस्थित है। यानी जब हम कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए देते हैं, कोई डेटा देते हैं, तो क्या होता है, अव्यवस्थित होता है, लेकिन जो सूचना हमें मिलती है वो कैसे हो जाती है, व्यवस्थित। ठीक है, अब देखिए, अब जो डाटा होते हैं देखिए दो रूप में होते हैं, एक होता है संख्यात्मक डाटा और एक होता है अक्षर या संकेत अंक के रूप में। देखिए जैसे संख्यात्मक डाटा देखिए क्या होता है, 0 से 9 तक कुछ डिजिट्स होते हैं, यानी हमको कोई कैलकुलेशन करना है, कोई जोड़ना घटाना है, तो उसमें हम अंक के रूप में उसको कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो संख्यात्मक डाटा हो जाएगा। देखिए संख्यात्मक डाटा जो कितने होते हैं, 0 से 9, यानी टोटल संख्या कितनी हो गई, 10। इनका प्रयोग किस लिए होता है, अंक गणितीय कार्य करने, यानी कोई गणना से संबंधित कार्य करना है तो उसको हम संख्यात्मक डाटा के रूप में कंप्यूटर को इनपुट देंगे। जैसे देखिए उदाहरण में देखिए कि जैसे विद्यार्थियों का प्राप्तांक, कर्मचारियों का वेतन, यानी देखिए हमको कंप्यूटर में कोई काम करना है, यानी जो स्टूडेंट है मान लीजिए किसी क्लास में या किसी कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले हैं, उनके अंक को लिखना है या उनके द्वारा प्राप्त किए गए परीक्षा में प्राप्तांक को लिखना है, तो हमको अंकों के माध्यम से लिखना पड़ेगा। या फिर देखिए किसी कंपनी फैक्ट्री में कर्मचारियों को सैलरी देनी है, वेतन देना है, तो उसको भी अंक में लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अक्षर और अंक का मिश्रित डाटा, यानी कुछ अक्षर और कुछ अंक ऐसे भी इनपुट दिए जाते हैं। तो देखिए इसमें अक्षरों, अंकों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए हम लोग अपनी जब ईमेल आईडी बनाते हैं तो उसमें देखिए क्या करते हैं कि कुछ अक्षर लिखते हैं, कुछ अंक लिखते हैं और फिर कुछ संकेत या चिन्ह लिखते हैं, जैसे @ लिखते हैं आप इस प्रकार से, @ ये क्या है, एक चिन्ह है। ठीक है, कई लोग देखिए क्या आता है, अंडरस्कोर लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये चिन्ह है। तो ये अक्षर और अंक का मिश्रण होता है। जब देखिए हम किसी चीज का पासवर्ड बनाते हैं तो इसी प्रकार से बनाते हैं। तो ये क्या है, अंक गणितीय क्रिया इससे नहीं की जा सकती है। इससे क्या होगा कि किसी चीज का पता बताए, जैसे देखिए विद्यार्थियों का पता और आईपी पता, यानी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है जो बताता है कि यह जो व्यक्ति कंप्यूटर चलाने वाला है वह कहां पर कंप्यूटर चला रहा है या फिर इसका इस्तेमाल कहां पर किया जा रहा है। ठीक है, विद्यार्थियों का पता का मतलब होता है कि जो विद्यार्थी उस कंप्यूटर को चला रहा है वह विद्यार्थी किस स्थान पर उस कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है। ठीक है, देखिए अब एक शब्द होता है अनुदेश, इंस्ट्रक्शन। तो ये क्या होता है, यही चीज होता है कंप्यूटर को कार्य करने के लिए कहना। जब हम कंप्यूटर से कोई कार्य करवाना चाहते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, अनुदेश या निर्देश, यानी यही क्या हो गया, इनपुट। अब देखिए प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों का समूह। यानी हम कंप्यूटर को जब एक से अधिक आदेश देंगे, अनुदेश देंगे, निर्देश देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत समूह के रूप में हो जाएगा और उसी को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है, प्रोग्राम। ठीक, फिर देखिए एक चीज और आपको सुनने को मिलती होगी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर के वे सभी उपकरण जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और
छू सकते हैं। ठीक है, यानी जो सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखते, जैसे देखिए ये जो बोर्ड है इसको मैं छू ले रहा हूं, यहां छू ले रहा हूं, देख ले रहा हूं, इसका मतलब क्या है, यह एक हार्डवेयर है। लेकिन इसके अंदर जो चीजें लगी हुई हैं उसको ना तो मैं देख पा रहा हूं ना तो छू पा रहा हूं, वो चीजें क्या हो गई, सॉफ्टवेयर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी प्रोग्रामों का समुच्चय। सॉफ्टवेयर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम होते हैं जिनको हम देख नहीं पाते ना तो छू पाते हैं। ठीक है, और हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम देख पाते हैं, छू पाते हैं, और ये कठोर होते हैं। ठीक है, इसलिए इनका नाम रखा गया है हार्डवेयर, और जो सॉफ्टवेयर का मतलब कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, प्रोग्राम। अब आइए आगे देखते हैं कंप्यूटर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। देखिए अभी मैंने आप लोग को बता ही दिया, तो उसको एक बार इस प्रकार से देख लेते हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, तो इनको देखिए इस प्रकार से आपको बताया गया है। जैसे देखिए इनपुट यूनिट, यानी हम कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए इनपुट देते हैं। ठीक है, इनपुट कहां जाता है, सीपीयू में जाता है। देखिए यहां पे सारे कार्य किए जाते हैं, पहले वो कंट्रोल यूनिट में जाएगा, उसके बाद फिर अगर कोई गणना करना है तो इस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जाएगा, फिर गणना करने के बाद उस चीज को कहां करेगा, मेमोरी में स्टोर कर देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मेमोरी यूनिट के माध्यम से इस निर्देश को हमको क्या किया जाएगा, आउटपुट यूनिट में भेज दिया जाएगा, और आउटपुट यूनिट के द्वारा ये चीज हमें क्या कर दी जाएगी, प्रदर्शित कर दी। ठीक है, ये इसके क्या है, इस पूरी स्ट्रक्चर है कि कैसे कैसे काम करता है। अब देखिए कंप्यूटर का 5 मुख्य बड़ा कार्य क्या होता है। देखिए 5 काम मुख्यतः बड़ा रूप। सबसे पहले क्या करता है कि जैसे पहला काम कि इनपुट यूनिट द्वारा हमारे द्वारा दिए गए निर्देश को स्वीकार करता है। दूसरा कार्य क्या करता है, सिस्टम के आंतरिक ऑपरेशनों को नियंत्रित करता है, यानी सिस्टम के अंदर, यानी जो मशीन है उसके अंदर जो आंतरिक कार्य हैं, क्रियाएं हैं, उसको नियंत्रित करता है। फिर देखिए तीसरा कार्य क्या करता है, उपयोगकर्ता की आवश्यकता अनुसार डाटा को संशोधित करता है, यानी जो डाटा है अब हम उपयोगकर्ता उसका किस प्रकार से रिजल्ट चाहता है, परिणाम चाहता है, उसमें वो क्या करता है, संसाधित करता है, यानी प्रोसेस करता है। फिर देखिए जो संसाधित डाटा होता है वो उसको स्टोर कर देता है, संग्रहित कर देता है, कि हो सकता है उस व्यक्ति को उस संसाधित डाटा की जरूरत अभी ना हो, बाद में हो, तो उसको स्टोर भी कर देता है, और उसके बाद हमको उस चीज को प्रदर्शित कर देता है, तो वो चीज हमें मिल जाती है। फिर बाद में भी जब हमें उस चीज को जरूरत पड़ती है तो वो स्टोर किए गए जगह से उसको देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर की क्या खासियत होती है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं, ऐसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसका वर्णन हम लोग करते ही रहे तो करते ही रह जाएंगे, लेकिन देखिए कुछ खास विषय। सबसे पहले देखिए इसकी क्या है कि जो गति होती है किसी कार्य को करने की बहुत उच्च होती है। फिर देखिए इसमें सटीकता होती है, एक्यूरेसी होती है, यानी इसमें गलती की गुंजाइश न मात्र की होती है, यानी बहुत सटीक होता है। उसके बाद देखिए इसके पास बहुत विशाल मेमोरी होती है, किसी चीज को बहुत जल्दी रिकॉल कर लेता है। आप कोई चीज इसमें 10 साल पहले, 100 साल पहले अगर डाल के रखे हैं, अगर वो उसकी स्टोरेज में पड़ा हुआ है तो आप जैसे ही उसका 2-4 अंक भी डालेंगे, 2-4 अक्षर भी डालेंगे तो तुरंत सर्च करके बता दें। जैसे देखिए हम अपने मोबाइल में किसी के कांटेक्ट को ढूंढते हैं तो पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है, उसके शुरू के 1-2 लेटर ही लिखते हैं तो उसका नाम लिख के आ जाता है। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर में देखिए इसके अंदर तत्परता बहुत ज्यादा होती है, देखिए डिलीजेंस होता है, यानी आप कोई भी निर्देश इसको देंगे तुरंत स्वीकार करता है और तुरंत प्रोसेस करता है। ऐसा नहीं कि आराम से बैठ के इंतजार करता है, नहीं, बहुत तत्पर रहता है कि तुरंत आपने इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये किस चीज पर डिपेंड करता है, आपके सिस्टम के प्रोसेसर पर। उसके बारे में बताऊंगा अभी क्या होता है प्रोसेसर, ये सारी चीजें आप लोगों को बताऊं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, ये विश्वसनीय होता है, रिलायबल होता है, यानी इसके द्वारा की गई गणना पर, इसके द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा पर सभी लोगों का विश्वास होता है। ठीक है, यानी देखिए बहुत से लोग देखते हैं कि कंप्यूटर से लिखा गया तो उसको मान लेते हैं, हाथ से लिखा गया तो कहते हैं नहीं कंप्यूटर से करवा के लाइए।
ठीक है, तो ये चीजें बहुत। उसके बाद देखिए इसके गोपनीयता भी होती है, यानी आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो चाहते हैं कोई दूसरा ना जान पाए, कोई दूसरा ना देख पाए, तो उसको आपको वो सीक्रेट भी रखेगा, गोपनीय बना के रखेगा। उसमें बहुत सारे पासवर्ड होते हैं, जिसको आप पासवर्ड डाल देंगे तो वो आपका जो भी चीज है केवल आप ही देख सकते हैं, या फिर वो व्यक्ति भी देख सकता है जो उस पासवर्ड को जान जाएगा। यानी आपके जो सीक्रेट डाटा होते हैं उसको गोपनीय रखता है। फिर देखिए विविधता होती है, यानी ये वर्सेटाइल होता है, यानी अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से आपके द्वारा दिए गए निर्देशों को यह प्रदर्शित करता है, आप जैसा चाहेंगे उसी प्रकार से। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुकार्यन या मल्टीटास्किंग, इसका मतलब इसके द्वारा एक से अधिक कार्य किए जा सकते हैं, आप जैसा कार्य करना चाहें उस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। आप कोई सवाल बनाना चाहें, आप कोई गाना सुनना चाहें, आप कोई वीडियो देखना चाहें, आप कोई लेटर लिखना चाहें, ठीक है, आप कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहें, सारा काम कर सकते हैं इससे। ठीक है, और स्वचालन, यानी एक बार इसको आप स्विच ऑन कर देंगे, यानी इसको स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद यह अपने आप सारे कार्य करता है। केवल एक बार इसको आपको क्या करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है, यानी चालू करना पड़ता है, और फिर जब आपका काम बंद हो जाए इसको क्या करिए, शट डाउन कर दीजिए, यानी बंद कर। लेकिन बीच में आपको बार बार इसको चालू बंद करने की जरूरत नहीं होती है, ये सारा काम खुद ही करता है, इसलिए इसके अंदर स्वचालन की विशेषता। ठीक है, ये थी कंप्यूटर की विशेषता। अब आइए आगे देखते हैं। कंप्यूटर जो संरचना अभी मैंने बताया था, उसकी देखिए कार्य प्रणाली मैंने आपको वहां इमेज के माध्यम से दिखा दिया। इस चीज को देखिए क्या है कि फिर से दिखाया गया कि इनपुट यूनिट क्या करता है, हमारे द्वारा दिए गए निर्देश को कंप्यूटर में देने के लिए, पहुंचाने के लिए। फिर देखिए इनपुट आउटपुट संसाधन भंडारण की प्रक्रिया होती है। फिर देखिए डाटा को प्रारंभ तथा बंद करने की प्रक्रिया, उपर्युक्त प्रक्रियाओं को निरीक्षण तथा कंट्रोलिंग के लिए प्रयुक्त करने की, यानी ये सारी क्रियाएं जो होती है कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। उसके बाद देखिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ये जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग, तार्किक एवं तुलनात्मक कार्य करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मेमोरी यूनिट का काम क्या है, देखिए यह डेटा और निर्देश को संग्रहित करने के लिए प्रयुक्त, यानी उसको स्टोर करके रखने के लिए किया जाता है। आउटपुट यूनिट का क्या काम होता है, प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना के परिणामों को पेश करने के लिए। तो ये सारे जो हैं इसके कार्य प्रणाली के आपको व्याख्या है। ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या होगा। ठीक, देखिए उसके बाद देखिए ये चीजें देखिए आपको इस प्रकार से दिखा गई कि कंप्यूटर में वाई पोर्ट से जोड़े जाने वाले उपकरण, ठीक है, फिर उसके बाद इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण, स्टोरेज उपकरण, उदाहरण देखिए दे दिया माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, पेन ड्राइव। ठीक है, ये सारे जो होते हैं कंप्यूटर के पेरिफेरल होते हैं, यानी डिवाइस, उपकरण। ठीक है, क्या क्या उपकरण इसमें इस्तेमाल किया। अब देखिए इसको मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को कहा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखिए कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है, भौतिक रूप से देख और छूकर महसूस किया जा सकता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। सॉफ्टवेयर को देखिए हम ना छू सकते हैं और ना ही भौतिक रूप से देख सकते हैं, यानी सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखेगा। जब हम इससे कार्य करेंगे, यानी ये हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे ये इमेज हमको दिख रही है, लेकिन हम इसको भौतिक रूप से छू नहीं सकते, इसके बाहर के हार्डवेयर को छू सकते, अंदर में ये हमें छूने के लिए ये अवेलेबल नहीं है ना। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है भौतिक रूप से हम छू नहीं सकते। ठीक, अब देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है, यानी ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है ये वो जो पूरी तरह से हार्डवेयर हो या पूरी तरह से सॉफ्टवेयर, लेकिन दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, इसलिए देखिए कहा जाता है कि हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा। ठीक, जैसे हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर ऊपर का जो आवरण हो गया क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया, और जो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन है वो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। देखिए ऑक्सीजन को हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, तो उसी प्रकार से कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी होता है। ठीक है, देखिए सॉफ्टवेयर के कुछ जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे देखिए रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये सब देखिए क्या है, हार्डवेयर के उदाहरण है। फिर देखिए सॉफ्टवेयर के MS वर्ड, MS एक्सेस, MS एक्सेल, टैली, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो इधर वाले जो थे हार्डवेयर और ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर। अब देखिए
देखिए एक व्यक्ति बैठा हुआ है, कंप्यूटर चला रहा है, इसको देखिए स्क्रीन है, सीपीयू है ना, टेबल डेस्क सब चीजें क्या है, सब हार्डवेयर के पार्ट। देखिए यहाँ पर वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है, ये देखिए ईमेल है, ठीक है, ये देखिए सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस, ये टैली है, ये सारी चीजें क्या है, सॉफ्टवेयर के उदाहरण। अब देखिए कंप्यूटर का क्षेत्र या उपयोग, कंप्यूटर कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। देखिए विश्व के हर क्षेत्र में कंप्यूटर प्रयुक्त है, यानी दुनिया में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहां कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसको देखिए शॉर्टकट में देख लिया जाए कि इसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में होता है, देखिए स्कूल कॉलेज में, फिर देखिए रेलवे में होता है, फिर देखिए एयरलाइंस में होता है, जो हवाई जहाज संचालित किए जाते हैं वहां किया जाता है, देखिए हॉस्पिटलों में होता है, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं, फिर देखिए उसके बाद व्यापार में होता है, फिल्म सिटी में होता है, देखिए बैंक में होता है, उसके बाद देखिए अंतरिक्ष से संबंधित कार्य होते हैं वहां किया जाता है, यानी इसके ये उपयोग के क्षेत्र। ठीक, अब देखिए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का इतिहास, यानी जो कंप्यूटर हम लोग वर्तमान में इस्तेमाल करते हैं, जिन कंप्यूटर के बारे में हम लोगों ने अभी देखा कि ये क्या पहले से ही इसी प्रकार से थे, नहीं, तो इसका बहुत पुराना इतिहास है। जैसे देखिए इसमें बताया गया है कि जो कंप्यूटर सबसे पहले बना था वो आज से लगभग 2500 से 3000 बीसी पहले, यानी लगभग 2500 साल ईस्वी से पीछे, यानी जोड़ेंगे तो हमको कितना लगेगा, यानी 2000 साल इस इधर और 2.5 से 3000 साल, लगभग 4.5 से 5000 साल पहले। ठीक, इतना पुराना, लेकिन इस रूप में नहीं था। उस समय इसका कुछ दूसरे तरीके से उपयोग किया जाता था। देखिए ये गिनतारा के रूप में उपयोग होता था, इसको कहा जाता था अबैकस। ठीक है, उसके बाद देखिए उस समय प्राचीन काल में इसका उपयोग इसी तरह से किया जाता रहा। ठीक है, अभी इसके बारे में और आपको बताऊंगा कि ये जो अबैकस नाम से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाने लगा, सबसे पहले कहां किया जाता था, चीन में, यानी इसकी शुरुआत कहां हुई थी, चीन। उसके बाद देखिए 1617 ईस्वी में इसके प्रारूप में बदलाव किया गया और इसको नेपियर नामक वैज्ञानिक के द्वारा लाया गया, इसलिए इसका नाम रख दिया गया नेपियर बोन्स। ये देखिए क्या होती थी कि जीव जंतु यानी हाथी की हड्डियों का उपयोग करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था, उपकरण बनाया गया था, जिसके वजह से इसका नाम रख दिया गया था नेपियर बोन्स। उसके बाद देखिए 1642 ईस्वी में ये ब्लेज पास्कल नामक एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इसका उपयोग किया गया कैलकुलेटर के रूप में। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार की धातुओं का उपयोग करके इसको गणना करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, तो जिसके इसका नाम कैलकुलेटर रखा गया। उसके बाद देखिए फिर इसमें बदलाव हुआ और फिर ये देखिए लेंज कैलकुलेटर के रूप में, यानी शुरू में देखिए विभिन्न प्रकार की मशीनों के रूप में ही उपयोग होता चला आया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आ जाएंगे चार्ल्स बेबेज, जिसको हम लोगों ने अभी देखा कि जिनको कंप्यूटर का पिता, तो इन्होंने फिर बाद में क्या बना दिया, ये विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे उपकरण थे, अब इन्होंने एक इंजन बनाया। ठीक है, और इस इंजन का उपयोग ब्रिटेन में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में किया जाता था और इस इंजन का नाम रखा था उन्होंने एनालिटिकल इंजन। इसको इन्होंने कब बनाया था, 1833 ईस्वी में। उसके बाद देखिए इसके बाद फिर कंप्यूटर का जो प्रथम आधुनिक रूप, यानी हम लोग जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उसका प्रथम आधुनिक रूप कब आया, 1940 से 56 के समय में, और इसी को कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर कंप्यूटर के स्वरूप में बदलाव हुआ, फर्स्ट से सेकंड में पहुंचे और सेकंड से फिर हम लोग कहां पहुंच गए, थर्ड जनरेशन में, और ये कब से था, 1964 से 1971। वर्तमान में देखिए हम लोग 5वां जनरेशन का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कब से, 2010 से लेकर अभी तक वर्तमान में चल रहा है। इसके बीच में 4th जनरेशन भी चल रहा है, लेकिन लेटेस्ट जो चल रहा है 5th। देखिए इसको इस प्रकार इमेज के रूप में हम लोग देख सकते हैं। देखिए इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, देखिए सबसे पहले एबेकस था, ठीक है, लकड़ी और धातुओं का बना एक बक्से के रूप में था, इसमें गणना का काम किया जाता था। फिर बाद में देखिए इसके स्वरूप में बदलाव हुआ, ये क्या हो गया, इसमें हाथी के जो बोन्स थी, हड्डियां थी, और उनके दांत का उपयोग करके और कुछ धातुओं का उपयोग करके इसको बनाया गया, और इसका भी काम क्या करना था,
गणना करना था। फिर देखिए पास्कलाइन बनाया गया, विभिन्न प्रकार के धातुओं का उपयोग करके, ये भी एक बॉक्स नुमा क्या था, उपकरण था। फिर देखिए ये लेविज के द्वारा व्हील के रूप में बनाया गया, नहीं पहिए के रूप में, विभिन्न प्रकार की, जिसे कहा जाता है कि घूमने वाली रिंग के रूप में। तो ये इस प्रकार से था। ये शुरू में विभिन्न प्रकार की मशीन ही थी। देखिए फिर उसके बाद देखिए 1804 ईस्वी में देखिए जैकार्ड लूम के द्वारा एक लूम के रूप में बनाया गया, जो बहुत बड़े बड़े देखिए जो कपड़े के कारखाने होते हैं वहां पे कपड़े बनाने की जो मशीनें होती हैं, तो उस तरह से इसको बनाया गया। फिर उसके बाद देखिए चार्ल्स बेबेज के द्वारा ये एनालिटिकल इंजन के रूप में बदला गया। फिर उसके बाद देखिए इसको गणना करने वाली मशीन के रूप में बनाया गया, यानी जो जनसंख्या की गणना करने के लिए, लोगों की जनसंख्या को काउंट करने के लिए, ये सारे काम करने के लिए इसको इस प्रकार से मशीन में बदलाया गया। उसके बाद देखिए जो सबसे पहला कंप्यूटर बना 1944 ईस्वी में, फर्स्ट जनरेशन का, इसी को कहा जाता है मार्क 1, और ये किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, अमेरिकी सेना के द्वारा। तो यहीं से हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की शुरुआत होती है। तो इसकी देखिए जो प्रक्रिया है आज से लगभग 2500 से 3000 बीसी में, लगभग 2000 साल इधर और 3000 साल पुराना तो जोड़ेंगे तो लगभग 4,500 से 5,000 साल पहले से इसकी प्रक्रिया चलती चली आ रही है, और वर्तमान में हमको किस प्रकार का कंप्यूटर देखने को मिलता है आप लोग जान। अब देखिए इसको, इसी इतिहास को देखिए यहाँ पर लिखित रूप में बता दिया गया है कि 3000 वर्ष पूर्व, यानी 2500 बीसी का मतलब क्या हो गया कि आज से लगभग 3 से 4000, 4500, 5000, जो भी कर सकते हैं, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। ठीक है, देखिए चीन में इसको सबसे पहले आविष्कार किया गया था, और यह विश्व का प्रथम गणक यंत्र था जिसको अबैकस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अबैकस का अर्थ क्या होता है, टेबल या टेबलेट, यानी एक मशीन थी टेबल पे रखी हुई और इसको अबैकस के नाम से जाना। इसका देखिए फुल फॉर्म बताया जाता है अबैकस का क्या होता है, अबेंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ठीक है, बीट्स का मतलब होता है कि जैसे देखिए एक धातु होती थी, इसी में ऐसे देखिए गुड़िया टाइप का पहनाया गया रहता था, और काठ के बक्से में इसी प्रकार से ढेर सारी ऐसे बनाई गई रहती थी। इनका कार्य होता था कि उस समय गणना का काम करने के लिए, किसी चीज को जोड़ने घटाने। ठीक है, देखिए कंप्यूटर का इतिहास उस समय से प्रारंभ होता है जब मनुष्य ने एक यंत्र के माध्यम से बड़ी बड़ी संख्याओं की गणना करने का प्रयास किया। इसे आज हम अबैकस के नाम से जानते हैं। इसमें बेबीलोनियन गणना प्रणाली, यूनानी गणना प्रणाली, रोमन गणना प्रणाली और भारतीय गणना प्रणाली प्रमुख है। इसका इस्तेमाल आज भी दुनिया में है। देखिए बहुत सारे ऐसे जो गणना करने वाले कार्य हैं इसी प्रकार से किए जाते हैं। ठीक, तो इसमें कई चीजों का, कई प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया था, जैसे बेबीलोन, यूनानी, रोमन, भारतीय। देखिए ये देखिए इसको इमेज के माध्यम से देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये क्या है, एक एबैकस है। देखिए विभिन्न प्रकार के गुड़िया टाइप के पहनाए गए हैं, एक छड़ है और एक लकड़ी के बक्से में सब चीजें बनाई गई। ठीक है, इसमें देखिए अंकों की गणना की जाती थी, जोड़ घटाना गुणा भाग होता था। फिर देखिए इसमें तार लगा होता था पतला धातु का, देखिए। ठीक है, फिर इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे गिनतारा या गिनती फ्रेम। ठीक है, इसका उपयोग देखिए क्या होता है, आजकल भी स्कूलों में बच्चों को गिनती उनती सिखाने के लिए, पहाड़ा सिखाने के लिए, जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं जैसे नर्सरी वाले या प्ले ग्रुप वाले, उस सब में इस्तेमाल करता दिखाया जाता है। देखिए एक शिक्षण सहायक उपकरण के रूप में इसका अभी भी उपयोग होता है। देखिए प्राथमिक स्तर के बच्चों को संख्या का ज्ञान देने में ये बहुत उपयोगी होता है। खासकर दृष्टिहीन बच्चों को भी यह बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि दृष्टिहीन बच्चे देख नहीं पाते, तो इसको छू कर टच करके वो गिन लेते हैं कि कितनी रिंग्स हैं, कितनी धातुएं लगी हुई हैं उसमें, तो गिन लेते हैं, जिससे उनको गणना करने आ जाती है। देखिए कहा जाता है कि पहला अबेकस किसने और कब बनाया पूरी तरह से अभी अनजान है, बस अनुमान लगाया गया है, किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया आज तक किसी को नहीं पता है। फिर देखिए बाद में ईस्वी में 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर के द्वारा एक नया बनाया गया, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। वो देखिए क्या किया गया कि स्कॉटलैंड के एक व्यक्ति थे, महान विद्वान थे, जिनके द्वारा इसको बनाया गया। इसमें देखिए क्या किया गया था, एक आयताकार छड़ के सेट में हाथी का दांत और लकड़ी और धातु को निर्मित करके मिला के इसको बनाया गया। ठीक है,
ये भी क्या काम करता था, गणना का काम करता था। ठीक है, और इसका उपयोग हम किस लिए करते थे, गणना या गुणा भाग के। ठीक, ये देखिए इस प्रकार से होता। फिर देखिए अगला इसका देखिए 1642 ईस्वी में देखिए, अब ये देखिए इसके स्वरूप में थोड़ा और बदलाव हुआ और इसको ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया। इसको देखिए एक कैलकुलेटर के रूप में निर्मित किया गया। काम इसका भी वही था, गणना करना ही। देखिए इसमें देखिए पास्कलाइन कैलकुलेटर में पहिए के गियर और सिलेंडर प्रयोग किया, नहीं बहुत प्रकार के गियर टाइप के मशीनों का उपयोग किया गया और इसको दबाने से वो चीज दब जाती थी, फिर वो अंक ऊपर आ जाता था, दिख जाता था। देखिए इसका भी उपयोग क्या किया था, एडिंग मशीन यानी जोड़ने घटाने के लिए। ठीक है, देखिए घड़ी वो ऑडियोमीटर के सिद्धांत पर यह प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए आजकल बहुत सारे हम लोग घड़ी वगैरह प्रयोग करते हैं, जिसमें देखिए क्या होता है कि बहुत सारे गियर लगे होते हैं। जैसे हमारी घड़ी जो हाथ में लगाते हैं उसके पीछे क्या होता है, एक घूमने वाला गियर होता है और वो पीछे घूमता है तो हमारे सामने जो घड़ी की सुई है वो आगे टाइम के हिसाब से घूमती। तो उसी प्रकार का ये कंप्यूटर था। ठीक है, इसका देखिए इन्होंने निर्माण कब किया था, 1642 ईस्वी में। देखिए इनके बारे में बताया गया कि इनका जन्म 1623 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस के रहने वाले थे। 1662 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जब ये 1642 ईस्वी में इसको निर्मित किया, इनकी उम्र उस समय कितनी थी, लगभग 19 साल। ठीक है, 19 साल में इस व्यक्ति ने इस प्रकार की मशीन का निर्माण किया। उसके बाद देखिए 1673 ईस्वी में गॉटफ्रेड वॉन लेibniz ने एक अन्य मशीन बनाई। यह भी देखिए कैलकुलेटर ही था, गणना करने वाला था, लेकिन इसका नाम क्या रखा था उन्होंने, लेibniz कैलकुलेटर। ठीक है, ये वैज्ञानिक कहाँ के थे, जर्मनी के थे और इन्होंने इसको देखिए इस प्रकार बनाया था कि जैसे आज की जो टाइपिंग मशीन होती है, देखिए उसमें कोई चीज टाइप करने के बाद दाएं बाएं घसकाया जाता है, तो ये भी उसी प्रकार की थी। ठीक है, देखिए इसमें अन्य भाग दाएं व बाएं खिसकाए जा सकते थे, यानी इधर उधर किया जाता था। इसका भी काम क्या किया जाता था, जोड़ घटाना गुणा और भाग का था। यानी सारी चीजें कब किस काम में आती थी, जोड़ घटाना गुणा भाग यानी गणना करने। उसके बाद देखिए जैकवार्ड के द्वारा फ्रांसीसी बुनकर थे। देखिए मैंने क्या बताया था कि जो बड़ी बड़ी कपड़े की फैक्ट्रियां होती हैं उसमें लूम का इस्तेमाल किया जाता है, तो इन्होंने इसको कहां बनाया था, फ्रांस में बनाया था और इसको वहां की फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किया गया था। कब बनाया था इन्होंने इसको, 1801 ईस्वी में। ठीक है, इसमें लगा क्या होता है, देखिए कार्डबोर्ड के छिद्रित पंच कार्डों के साथ कपड़े के पैटर्न को कंट्रोल करने में सक्षम, पंच कार्ड पर छेदों की उपस्थिति अनुपस्थिति धागों को निर्देशित करने में सक्षम होता है। देखिए जो फैक्ट्रियों में कपड़े बनते हैं तो उसमें जो डिजाइन वगैरह बनती है, जो छपाई की जाती है, वो विभिन्न प्रकार के लूम के द्वारा ही की जाती है। तो इस चीज का आविष्कार जैकवार्ड लूम के द्वारा किया गया था 1801 ईस्वी में। कहां के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने। उसके बाद देखिए अब आती है आधुनिक कंप्यूटर की बारी, और ये किसके द्वारा की गई थी, जिसको अभी आप लोगों ने देखा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1791 ईस्वी में। कहां हुआ था, लंदन में, यानी लंदन है कहां पर, इंग्लैंड में। ठीक है, इन्होंने शुरू में दो मशीनें बनाई थी। एक मशीन को कहा जाता है डिफरेंस इंजन और दूसरे को कहा जाता है एनालिटिकल इंजन। यानी एक को बनाया था 1822 में इसको, और इसको बनाया था 1833 में। ये जो मशीन है जो 1833 में बनाई गई है, यही हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आधुनिक कंप्यूटर की पहली देन है। इसी के बाद देखिए आधुनिक कंप्यूटर बनने शुरू हो गए। देखिए यहाँ पे इसको व्याख्या भी कर दी गई है कि 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का निर्माण किया, जो शिफ्ट और गियर के भाप से चलती थी। ठीक है, देखिए ये बनाए थे, यानी इसमें बहुत प्रकार की शिफ्ट होती थी और भाप से एनर्जी मिलती थी, उसी से ये चलती थी। इसका उपयोग कहां होता था, वहां के लंदन की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी वहां पे इसका। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा संरक्षित मशीन थी, यानी यह मशीन किसके उपयोग में आती थी, ब्रिटेन की सरकार। यह मशीन विभेदक समीकरणों को हल करने में सक्षम थी, यानी विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशन करने के लिए भी इसका ही उपयोग किया जाता था। चार्ल्स बेबेज के सहायक ऑगस्टस एडा किंग ने मशीन के डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी ये इन्होंने इस चीज को अकेले नहीं बनाया था, इनके एक सहायक थे जिनका नाम था ऑगस्टा एडा किंग। इन्होंने इसकी डिजाइन को बनाने में इनका बहुत साथ दिया था, जिनके सम्मान में अमेरिका के रक्षा विभाग ने एक नई प्रोग्रामिंग भाषा एडीए को नामित किया, यानी इन्हीं के नाम से उन्होंने एक प्रोग्रामिंग भाषा का नाम भी रखा है।
उसके बाद देखिए इन्होंने जो 1833 में ये वाली मशीन बनाई थी, इसको देखिए शक्तिशाली मशीन यानी विश्लेषणात्मक इंजन के रूप में इन्होंने विकसित किया और इसका नाम रखा था डिफरेंस इंजन। ठीक है, यह इंजन 50,000 से अधिक घटकों को मिलाकर बना हुआ, यानी ये इससे बहुत स्ट्रांग था, इससे ज्यादा गणना करने में सक्षम था, इससे तेज गणना करने में सक्षम था। और यही देखिए कहा जाता है कि एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए 1889 ईस्वी में हेलोरिथ सेंसस टेबुलेटर नाम का एक मशीन बनाया गया। देखिए ये इसकी जो आविष्कार की गई थी किसके द्वारा की गई थी, अमेरिका के एक गणितज्ञ थे जिसका नाम था हरमन हेलोरिथ। देखिए अब ये देखिए धीरे धीरे हमको आधुनिक कंप्यूटर के फॉर्म में दिखना शुरू हो रहा है। तो इसको देखिए कब बनाया गया था, 1889 ईस्वी में। इसका नाम क्या रखा गया था, इलेक्ट्रॉनो मैकेनिकल पंच कार्ड मशीन। इसका उपयोग देखिए किस समय किस लिए होता था, कम समय में जनगणना के डाटा को संसाधित करने, यानी उस समय जो लोगों की जनगणना की जाती थी उसी का करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, देखिए ये क्या करता था, पंच कार्ड पर स्टोर किए गए डेटा को पढ़ने में पंच कार्ड रीडर इसमें, यानी जो चीजें इसमें स्टोर की गई थी पंच कार्ड के माध्यम से उस पर दिखती थी। ठीक है, फिर बाद में देखिए इसी का उपयोग करके 1924 ईस्वी में CTRS कंपनी का IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से शुरुआत किया गया। यानी CTRS कंपनी थी एक अमेरिका की जिसने IBM के नाम से मशीन यानी कंप्यूटर्स के रूप में चलने वाली मशीनों को शुरुआत में बनाया और पूरे विश्व में कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली सबसे बड़ी कंपनी यही है। यानी IBM जो है कंप्यूटर से संबंधित सामान को बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आपको IBM के रूप में लिखा हुआ दिखता है। ठीक है, अब देखिए यही जो है बाद में देखिए अब क्या हो गया कि ये 1939 से 42 में ABC कंप्यूटर के नाम से बना। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर, इसको शॉर्टकट में ABC बोला जाए। इसी को सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के रूप में माना जाता है। यानी 1939 ईस्वी में डिजिट के रूप से प्रदर्शित करने वाले आंकड़ों को स्वचालित चलने वाले कंप्यूटर की शुरुआत हुई। अब यह देखिए क्या होगा, इनसे भी बेहतर काम करेगा, एक साथ अनेक समीकरण का समाधान कर सकता है। ठीक है, और इसका देखिए नामकरण जो है किसके किया गया था, जॉन विंसेंट एटनासॉफ और क्लिफर्ड बेरी नामक वैज्ञानिकों के द्वारा। इन्होंने इसे इंग्लैंड में रिलीज किया था। ठीक है, इसके निर्माण में इन्होंने किस चीज का उपयोग किया था, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया था। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो पहले जो फर्स्ट जनरेशन वाला कंप्यूटर बना था उसमें किस प्रकार के मशीनरी का उपयोग किया गया। उसके बाद देखिए 1944 ईस्वी में मार्क 1 बना। ये देखिए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM के द्वारा बनाया गया। एक देखिए बहुत बड़ा एक कमरे के साइज का है। ठीक है, और ये शुरू में कहां बनाया गया था, USA में बनाया गया। इसका आधिकारिक नाम देखिए क्या रखा गया था, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। यानी यह भी ऑटोमेटिक था, सीक्वेंस का मतलब एक क्रम में कैलकुलेशन करने वाली मशीन। ठीक है, बाद में इतना बड़ा जो नाम था इसका, इसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया, मार्क 1 रख दिया। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता था कि ये 500 मील से अधिक लंबाई के तार लगे होते, यानी इसमें बहुत ढेर सारे तार लगे होते थे और इसमें 1,75,000 से अधिक कनेक्शन थे और यह 6 सेकंड में एक गुणा और 12 सेकंड में एक भाग करने में सक्षम था। यानी इसमें जब गुणा भाग किया जाता था तो उसमें 6 सेकंड लगाता था गुणा करने में और 12 सेकंड लगाता था भाग। इसका वजन देखिए लगभग होता था, कहा जाता है कि 30 टन के बराबर, लेकिन बहुत वजन होता था इसलिए एक कमरे के बराबर था। ठीक, फिर देखिए फिर इसके रूप में परिवर्तन किया गया 1946 ईस्वी में। ठीक है, और इसका नाम रखा गया ENIAC। यह देखिए ये सबसे पहले कहां प्रयोग किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के लिए। ठीक है, यानी सेना में इसका उपयोग किया जाना शुरू हो गया। पहले ये सब कहां उपयोग होते थे,
बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, कंपनियों में जनगणना के लिए अब इसका उपयोग किया जाने लगा। किसके द्वारा? अमेरिका की सेना के द्वारा। ये काम क्या करता था? ये देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी के लिए बनाया गया था। यह पूर्ण ट्यूरिंग वाला पहला आम उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यह वहां की तोपखाने में फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करने का कार्य करता था, यानी आर्मी के द्वारा इसका उपयोग किया जाता। इसका देखिए फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यहाँ जैसे एनियाक लिखा था ना, यहाँ पर उसी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यानी देखिए कैलकुलेटर नाम इसमें हमेशा लगा हुआ है। कैलकुलेटर का मतलब ही होता है गणना करने वाला। ये देखिए संगणना की संपूर्ण समस्याओं का समाधान हेतु इसे प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसको देखिए विकसित किसने किया था? अमेरिका के वैज्ञानिक थे जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट, इन्होंने इसको विकसित किया था। फिर देखिए इसके बाद इसके स्वरूप में बदलाव हुआ और इसको 1952 ईस्वी में एडवैक के रूप में जाना गया। ठीक है, और इसको देखिए किसने बनाया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने। इन्होंने इसको देखिए इसमें क्या किया? अब तार्किक डिजाइन की अवधारणा के साथ इसको निर्मित किया, यानी इसमें अब कुछ काम ऐसे किए जाएंगे जो तर्क के आधार पर किए जाएंगे। ये देखिए कहां के रहने वाले थे? ये भी अमेरिकन वैज्ञानिक थे, पेंसिल्वेनिया के रहने वाले थे। देखिए एडवेक का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसका नाम अब कैलकुलेटर से क्या हो गया? कंप्यूटर पढ़ने लगा। ठीक है, तो यानी अगर पूछा भी जा सकता है कि आधुनिक कंप्यूटर बनना सबसे पहले कब शुरू हुआ, या इस कंप्यूटर को जो हम लोग जानते हैं इसको कैलकुलेटर से कंप्यूटर नाम कब दिया गया? तो कब दिया गया? 1952 ईस्वी। ठीक, इसके देखिए ENIAC के जो आविष्कारक थे जॉन मैचली और जे प्रेस्पर, जैसे मैंने आप आपको बताया, इन्होंने 1944 में इस मशीन को निर्माण करने का प्रस्ताव रखा था। यानी इन्होंने इस चीज को बनाया और फिर बाद में इसको निर्मित करने का प्रस्ताव वहां की सरकार को दिया था, जिसे बाद में बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला में पहुंचा दिया गया और उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और वहां पे प्रयोगशाला में इसको पहुंचा दिया गया। बाद में देखिए इसको काम करके बनाकर और फिर इसको तैयार कर दिया गया। अब देखिए इसका जो कैलकुलेशन का टाइम है इससे कम हो गया। अब ये क्या करता था कि इसके देखिए 864 माइक्रोसेकेंड में गुणा भाग या ये सारे काम कर सकता। ठीक है, कहा जाता है कि एडवेक 1952 में विकसित पहला संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर था। ठीक है, यानी पहले सबसे पहले विकसित रूप में संग्रहित किया गया प्रोग्राम कंप्यूटर यही था। ठीक, और भी चीजें देख लीजिए। कहा जाता है कि एडा लवलेस ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला, अतः इन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। यानी बाइनरी प्रणाली के आविष्कार का श्रेय भी नहीं दिया जाता। यानी जो बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती है, जो प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के उपयोग किए जाते हैं, उन सबके जो देने वाले व्यक्ति थे, लाने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था? एडा लवलेस। दूसरा देखिए आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के डॉक्टर वॉन न्यूमैन का है, जिन्होंने देखिए इसका आविष्कार किया था। इन्होंने देखिए कंप्यूटर में किस चीज को लाया था? डेटा और अनुदेश को बाइनरी प्रणाली यानी 0 से 1 में स्टोर करने का श्रेय इन्हें ही है। यानी कंप्यूटर जो कुछ भी करता है 0 से 1 के अंकों के माध्यम से करता है। ये सारी चीजें किसने लाई थी? जॉन वॉन न्यूमैन। फिर देखिए इसके स्वरूप में बदलाव हुआ। 1954 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? यूनिवैक 1। अब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखिए पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब इसका देखिए कार्य क्या हो गया कि 1950 की जनसंख्या की जनगणना व 1954 की आर्थिक जनगणना के लिए भाग को सारणीबद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया गया था। व्यापारिक अनुप्रयोग इसका होता था। सामान्य कार्यों में प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक ही उपयोग किया गया। इसका डिजाइन देखिए किसने किया था? जॉन मॉचली एवं जॉन प्रेस्पर एकर्ट। यानी ये जो आपने यहां पर पढ़ा, ये दोनों लोग थे, इन्हों लोगों ने ही इसका भी डिजाइन किया था। बस ये इन लोगों ने इस चीज को बनाया नहीं था, बना नहीं पाए थे, लेकिन डिजाइन इन्होंने इसका तैयार कर दिया। फिर देखिए आप देखिए जो कंप्यूटर के विभिन्न जनरेशन हैं उनको इस इमेज के माध्यम से देखिए।
अब देखिए इसमें कौन कौन सी तकनीकी का उपयोग किया। देखिए जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था सबसे पहले कब बना था, 1946 से 1959। देखिए जैसे आप लोगों ने इसको देखा ना यहाँ पे, ये देखिए ये फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो इसमें देखिए किस प्रकार की मशीनरी का उपयोग किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब्स का। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए नेट में भी पूछा है कई बार और भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें किस प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाता था। उसमें वैक्यूम ट्यूब्स होते थे। अभी मैं आपको दिखा दूंगा वैक्यूम ट्यूब्स कैसे होते हैं, आप लोग देखे होंगे। देखिए सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर बना वो 1959 से 1965 के बीच में चला। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है इसमें विभिन्न प्रकार के ट्रांजिस्टर यूज किए जाते थे। फिर थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो 1965 से 1971 के बीच में चला। इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं आईसी, इसका उपयोग किया जाता था। फिर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का निर्माण हुआ, ये 1971 से 1980 के बीच में प्रचलन में था। इसमें विभिन्न प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया गया और अभी भी ये कंप्यूटर उपयोग में लाए जा रहे हैं। यानी जो लोग सक्षम नहीं होते हैं महंगे कंप्यूटर खरीदने के लिए तो कम प्राइस में जो कंप्यूटर खरीदते हैं तो वो कंप्यूटर कौन से हैं, फोर्थ जनरेशन वाले ही हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का आविष्कार हो गया 1980 ईस्वी में और ये अभी तक चल रहा है। इसमें देखिए क्या टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी एआई और यूएलएसआई तकनीक का उपयोग इसमें किया जा रहा है, ठीक है। आप देखिए इसको और भी विभिन्न प्रकार के इमेज के माध्यम से देख लेते हैं। कंप्यूटर के जो जनरेशन है हम लोग जानते हैं कि इस समय फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। तो देखिए पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर मैंने अभी आप लोग को ऊपर दिखाया कि इतना बड़ा सा है, एनिएक, एडवैक, यूनिवैक, ये कमरे के साइज के होते थे। फिर देखिए जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर 1956 से 64 में देखिए, ये देखिए इसके आकार में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, थोड़ा छोटा हुआ। फिर देखिए थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर देखिए 1964 से 71, देखिए इसके आकार में देखिए और छोटापन आया, यानी अभी और छोटा हो गया। फिर देखिए फोर्थ जनरेशन का देखिए इसके स्वरूप में बदलाव आया। अब देखिए फिफ्थ जनरेशन का हम लोग को इस प्रकार से देखता है, यानी विभिन्न प्रकार के वायरलेस कंप्यूटर, विभिन्न प्रकार के मोबाइल, टैबलेट, पाम टॉप, स्मार्ट वॉच, है ना, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। किसके उदाहरण है, फिफ्थ जनरेशन, ठीक। तो ये हमको फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का इमेज के रूप में प्रदर्शन। फिर देखिए अब आइए इनके जो इंस्ट्रूमेंट उपयोग किए जाते हैं इनका उपयोग देखिए। जो अभी मैंने क्या बताया कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर होता था उसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया, जैसा कि आप लोग देखते होंगे जो टीवी बनाने वाले होते हैं, टीवी की में जब खोलते हैं तो उसके पीछे आपको देखते हैं कि एक ऐसे बहुत सारा बना होता है, एक पीछे ट्यूब जैसा निकला होता है जिसमें लाइट जलती है, ठीक है। तो वो उसी प्रकार का होता था। फिर बाद में देखिए जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर, इसमें विभिन्न प्रकार के आई ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए जाते थे। जब देखिए ये आपको कहां देखने को मिलेगा, जब कोई आप इलेक्ट्रॉनिक सामान बनवाने जाते हैं, ठीक है, तो उसको जब कोई जो मैकेनिक होता है उसको खोलता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे देखिए इस प्रकार के ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, वो होता था। फिर देखिए थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर आया उसमें मैंने बताया आईसी लगे होते हैं। देखिए आईसी इसी प्रकार के होते हैं। देखिए जब आप कभी कंप्यूटर खुलवाएंगे या लैपटॉप किसी मैकेनिक के पास खुलवाएंगे, जब आपको खोलेगा तो उसमें विभिन्न प्रकार के आईसी लगे होते हैं। फिर बाद में देखिए फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर आ गया, इन सारी चीजों को रिप्लेस कर दिया। अब क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया। यानी ये आप देखिए क्या है, इंटेल के नाम से देखिए आप लोग जानते होंगे, बहुत प्रचलित है, जिसमें आप लोग देखते होंगे i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7। तो इस प्रकार से आता है। जो i7 देखिए बहुत महंगा होता है ना। जैसे जैसे आप जैसे i3, बहुत से लोग i3 लैपटॉप खरीदते हैं, i4, i5 खरीदते हैं। ये भी लैपटॉप अच्छे अगर क्वालिटी के आप खरीदेंगे तो लगभग 50-60 हजार के मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है इसको क्वांटम कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, एआई, यूएलएसआई, है ना, वीएलएसआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी, ठीक। फिर आइए देखते हैं। आप देखिए यही चीज जो मैंने भी आप लोगों को दिखाया, ये देखिए विभिन्न प्रकार के वैक्यूम ट्यूब्स हैं, ये ट्रांजिस्टर्स हैं, ये आईसी है, ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये एआई और यूएलएसआई है, ठीक है। ये देखिए ऐसे ऐसे इसका जो जनरेशन है चेंज होता चला। अब देखिए आगे अभी क्या होगा ये नहीं पता है किसी को, लेकिन करंट में यही दोनों चल रहे हैं, ठीक। देखिए और भी इमेज के माध्यम से देख लीजिए। देखिए ये क्या है, वही फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन।
ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज कंप्यूटर के परिभाषा, उसके अर्थ, उसके विभिन्न प्रकार के क्रियाविधि, ठीक है, कंप्यूटर का इतिहास, ये सारी चीजों का आज हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब देखिए अगली कक्षाओं में हम इसके आगे की चीजों को देखेंगे, जैसे इनपुट आउटपुट, मेमोरी, ठीक है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एंटीवायरस, है ना, फिर उसके बाद सर्च इंजन, ये सारी चीजें देखेंगे। और उसके बाद फिर आपका कंप्यूटर का जितना भी सिलेबस है आप उससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में आए हुए, तो आपको सभी क्वेश्चन का हल मिल जाए। ठीक है, आज की क्लास में इतने देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।